स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड में। मित्रों, ये सीरीज अभी चल रही है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इसका थ्योरी कराने के बाद इसका जितना प्रश्न है जो विगत वर्षों में आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सब प्रश्नों का संग्रह मैं लेकर के आया हूँ, ताकि आपको आगामी आने वाले जितनी आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो उसमें आपको दिक्कत नहीं हो। इस चैप्टर से हमेशा 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक प्रश्न पूछे जाते हैं। कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बनाने का काम करिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस सीरीज में मित्रों। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने एक प्रश्न दिया था जिसका उत्तर बताना था। बहुत जो है साथी उत्तर बता पाए और जो बहुत जो है साथी उत्तर नहीं दे पाए। तो चलिए मैं आज इसका उत्तर बता दे रहा हूँ, कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहा जा रहा है प्रश्न में कि यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? शारीरिक शक्ति बढ़ जाएगी, या मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी, या परिश्रम करने की भावना जागृत होती है उससे, या आत्मनिर्भरता पैदा होती है? तो मित्रों, बहुत इजी तो क्वेश्चन था, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे पाए? जवाब देना चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो अधिकांश छात्र जो है, कोई भी छात्र अगर किसी भी कार्य को स्वयं के हाथ से अगर करेगा तो छात्र में क्या होता है कि आत्मनिर्भरता उसमें पैदा होता है, वो आत्मनिर्भर ज़्यादा बनता है, तो उससे उसको फायदा होता है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आप लोग भी बनाने का काम करिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। किसको माना है भाई? अभिभावक को, शिक्षक को, या शिक्षार्थी को, या पाठ्यक्रम को? किसको जो है कार्यवाहक माना है? स्मिथ के द्वारा किसको कार्यवाहक माना गया है? जरा आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए, अभी कमेंट कीजिए मित्रों, इसका आंसर क्या होगा? स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक किसको माना है? अभिभावक को माना है, या शिक्षक को माना है, या शिक्षार्थी को माना है, या पाठ्यक्रम को माना है? किसको माना है? जरा इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक के रूप में शिक्षक को माना है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए? तो मित्रों, इसका आंसर क्या होगा? जरा आप लोग कमेंट करें, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताया जाए मित्रों। तो साथियों देखिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यही कहती है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का काम करती है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी करनी चाहिए शिक्षक महोदय को, या कभी नहीं करनी चाहिए, या नियमित जांच करना चाहिए, या जब छात्र कहे तब जांच करनी चाहिए? तो बताइए, आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप लोग भविष्य के टीचर बनने जा रहे हैं, जरा इसका आंसर क्या होगा? जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि शिक्षक को गृह कार्य की जांच कैसे करनी चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों, किसी भी शिक्षक को गृह कार्य जो है नियमित रूप से करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है, छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि बनी रहे। तो नियमित करनी चाहिए ताकि छात्रों को भी रुचि बनी रहे। तो मित्रों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि नियमित जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, या ऑप्शन नंबर 4 कहा जा रहा है
कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या होगा जरा आप लोग बताएं, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। तो आप बताइए, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको बहुत जानना जरूरी है। तो आप बताइए कि आप कौन सा विधि का चयन करेंगे एक विद्यार्थी में रुचि बनाए रखने के लिए। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे ताकि इससे उसका रुचि बढ़े, या स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, या आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा जरा आप लोग कमेंट करें, बताइए। शर्माइए मत, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। उससे क्या होता है, उसमें रुचि और बेहतर बनेगा, समझे। तो आप अगर एक शिक्षक है तो आपको विधि दे दिया गया है, तो आप सबसे भी अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन होगा कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, ठीक है ना। तो मित्रों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहा जा रहा है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। यह कथन किसका है, किसके द्वारा कहा गया है कि शिक्षा हर मनुष्य में जो है अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। यह कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद का है, या स्किनर का है, या पेस्टालॉजी का है, या रविंद्रनाथ टैगोर का है। तो किसके द्वारा कहा गया है जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों स्वामी विवेकानंद का विचार था कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का क्या करती है, बोलिए, परिपूर्णता में विकास करती है। तो मित्रों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए 27 नंबर को। आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा मित्रों। चलिए बनाइए। कहा जा रहा है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, या बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या रटने को प्रोत्साहित करके, या ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा जरा आप लोग कमेंट कीजिए, लजाइए मत, शर्माइए मत, कमेंट कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि मेरा कितना सही हुआ। तो साथियों शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कैसा हो सकता है, बताइए आप लोग, जवाब दीजिए। तो साथियों बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर परिवर्तन हो सकता है। अगर आप अधिगम पर बल दीजिएगा, क्या कौन अधिगम पर, बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर, तो क्या हो सकता है, इससे परिवर्तन हो सकता है। तो मित्रों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता बतानी है आपको। पहला ऑप्शन है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना, या केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश करना, या तीसरा ऑप्शन है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, या चौथा ऑप्शन है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो साथियों आप बताइए कि क्या इसकी विशेषता है, किसकी, तो प्रगतिशील शिक्षा की। ऑप्शन के अनुसार बताना है मित्रों। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, उसको पढ़िए और जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देने का काम कीजिए। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता आपको बतानी है। तो मित्रों अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना। तो हाँ ये है, इस बात पर बल देती है, विशेषता इसकी है, किसकी, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। ऐसा नहीं, केवल प्रस्तावित जो आपका प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक है उस पर आधारित अनुदेश, ऐसा नहीं, उस पर ही सिर्फ नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। तो ऐसा भी नहीं है भाई, बार बार ली जाने वाली परीक्षा, यह भी नहीं होगा, यानी कि आपका ये 3 नहीं होगा। तो बच गया क्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाने का कार्य कौन करती है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बनाइएगा भी आप लोग। चलिए आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिए, जवाब दीजिए, लजाइए शर्माइए मत, कब तक लजाइएगा, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा इसका, कमेंट कीजिए, वीडियो को रोकिए और कमेंट कीजिए। चलिए देखिए
आपके स्क्रीन पर 29 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानतः सीखते हैं। किस प्रकार सीखते हैं भाई? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं, मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं, या व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं, या समूह में सीखते हैं। तो आप बताएं मेरे साथियों, प्यारे दोस्तों, मित्रों, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, जरूर बताएं मित्रों। ये चैप्टर बुझिए कि आप ही लोग से है पूरा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करता है, तो आपको बताना ही होगा मित्रों, इसका जवाब देना होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे समानतः किस प्रकार सीखते हैं? तो जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो मित्रों, दोनों रूप से सीखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे दोनों रूप से सीखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप दोनों रूप से सीखते हैं, ठीक है ना। ऐसा जब स्वयं द्वारा कार्य करेगा कोई विद्यार्थी, अपने सहपाठियों की सहायता से भी सीखेगा, है ना, समूह अध्ययन में भी सीखेगा, तो मतलब दोनों रूप से सीखता है कोई भी विद्यार्थी। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे समानतः दोनों रूप में सीखते हैं, तो व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में भी सीखते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरा आप लोग कमेंट कीजिए, अभी जवाब दीजिए। तो साथियों, इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। और जो जॉन डीवी के द्वारा जो एक लैब विद्यालय बनाया गया, वो किस प्रकार का विद्यालय है? आपको जवाब देना है। पब्लिक विद्यालय है, या सामान्य विद्यालय है, या फैक्ट्री विद्यालय है, या प्रगतिशील विद्यालय है? तो इसका आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताएं। चलिए साथियों, जवाब दीजिए। तो जो जॉन डीवी के द्वारा लैब विद्यालय बनाया गया, तो साथियों एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन का उदाहरण है, यानी कि प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़िए और बनाइए। आपको स्क्रीन पर बहुत अच्छा से दिख रहा होगा, हमें पता है। चलिए आप लोग बनाने का काम करें, और इस वीडियो को आप अपने सारे ग्रुप में अभी फटाफट शेयर कीजिए, ताकि वे भी देख सके, अच्छा स्कोर ला सके। और अपनी राय हमेशा कमेंट बॉक्स में देने का काम कीजिए आप लोग। चलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं और बनाने का आप लोग काम कीजिएगा। कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? अब बताइए, यहाँ ये आपको बताना है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा का समर्थन किसके द्वारा जो है किया गया। एरिक एरिक्सन के द्वारा किया गया, या चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया, या बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया, या जॉन डीवी के द्वारा किया गया? तो साथियों, इसका आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताने का काम करेंगे। बताइए, किस विचारक द्वारा किया गया? जवाब दीजिए। तो साथियों, क्या होगा इसका आंसर? तो जॉन डीवी के द्वारा किया गया। तो मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, जॉन डीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आरटीई से क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। अब आपको अनिवार्य शब्द का अर्थ बताना है मित्रों, समझे। चलिए पहला ऑप्शन को देखिए। कहा जा रहा है, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अनिवार्य शब्द का मतलब ये हुआ। दूसरा, उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, या दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है, या अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो साथियों, ये यहाँ आपको ये बताना है कि अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन को पढ़िए और सुने हैं तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। जवाब देने का आप लोग काम कीजिए। तो साथियों, अनिवार्य शब्द का ये अर्थ होता है, देखिए, उचित दाखिले हो, उपस्थिति अधिक हो, प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करेगी। तो अनिवार्य शब्द का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उचित सरकारी दाखिले हो, उपस्थिति हो, प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करेगी। तो मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक सुने मित्रों, और साथियों जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हम आपसे बार बार विनती गुजारिश कर रहे हैं, इस
चैप्टर को आप बहुत अच्छा तरह से जवाब देने का काम कीजिए, कंठस्थ कीजिए, चलिए बनाने का काम कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। दूसरा, लिंग के अनुसार अधिक समझाती है। तीसरा, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। या चौथा, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो साथियों, यहाँ आपको जवाब देना है कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा हुआ। तो साथियों, इसका क्या आंसर होगा, जरा आप लोग जवाब देने का काम करें, बताइए, इसके बाद मैं बता रहा हूं। तो साथियों, आरटी एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जो है क्या होना चाहिए, बताइए। समझातीय होना चाहिए कि विषमजातीय होना चाहिए, पहले ही बताइए। तो साथियों, समझातीय होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। अगर कोई भी विद्यार्थी अगर आता है, आपको आरटी के तहत यही ना कहा गया कि 10 वर्ष का कोई विद्यार्थी आ रहा है आपकी कक्षा में, तो आप उसको आयु के अनुसार उस कक्षा में नामांकन ले लेंगे, और पीछा जो आपका पढ़ाई छूट गया है उस शिक्षक का दायित्व है पढ़ाने का। तो मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, उसको बाध्य नहीं करेंगे एडमिशन के लिए। तो समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 34, कहा जा रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। पहला ऑप्शन, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। क्या ऐसा निकाल देंगे आप? दूसरा सुनिए, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। तीसरा ऑप्शन, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। और चौथा ऑप्शन, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो मित्रों, इसका आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताएं। अगर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय क्या है, ये आपको बताना है, ऑप्शन के अनुसार बताना है मित्रों। ऑप्शन के एक्स्ट्रा नहीं सोचना है यहाँ पे। तो ऑप्शन के अनुसार बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। देखिए, अगर ये सब सही है, लेकिन पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है, सबसे बढ़िया बताना है आपको, समझिए। अगर सर्वाधिक नहीं रहता तो सब सही रहता, लेकिन आपको पूछ रहा है सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो मित्रों, अगर देखा जाए, पहला ऑप्शन को कहा जा रहा है कि अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे। तो क्या ऐसा करेंगे? नहीं, कभी नहीं, ये नहीं होगा मित्रों। दूसरा ऑप्शन, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। हाँ बिल्कुल, अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना होगा आपको, रोचक बनाइए, शिक्षण को व्यवहारिक बनाइए। तीसरा ऑप्शन, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, हो सकता है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। लेकिन इसमें हमको क्या बताना है, सर्वाधिक प्रभावशाली बताना है मित्रों। तो अगर देखा जाए, पहला तो नहीं होगा, 3 ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 3 में सबसे प्रभावशाली कौन होगा, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। तब जाके क्या होगा, सर्वाधिक जो है अनुशासन आपका प्रभावशाली होगा। तो मित्रों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका 2 यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे आप, शिक्षण को रोचक बनाएंगे और व्यवहारिक बनाने का कार्य करेंगे। इससे क्या होगा, अनुशासन बनाने का यह प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। अब बताइए, अगर आप प्रधानाध्यापक बन जाते हैं किसी भी विद्यालय में, या वरिष्ठ शिक्षक आप हो जाते हैं, तो विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली सबसे बेहतर है, सत्ताधारी नेतृत्व शैली, या प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली, या अहस्तक्षेपी नेतृत्व शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताएं। तो अगर आप किसी भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक बन जाते हैं, तो नेतृत्व शैली सबसे आपका बेहतर क्या होगा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली। तो मित्रों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बनाइएगा भी। कहा जा रहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। कौन कौन भाई, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, या ये सभी।
तो इस क्वेश्चन का जवाब देने का आप लोग काम कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाइए इसको। इसका आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर 36 का। तो साथियों, शिक्षक प्रक्रिया के 3 अंग है, कौन कौन? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो साथियों यहाँ पे इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 दे दिया है इधर और सूची 2 इधर दे दिया है। सूची 1 में हम पढ़ते हैं, एक तरफ है रिपब्लिक, इसके बाद में है एमिल एंड एजुकेशन, तीसरा है द स्कूल एंड सोसाइटी और चौथा है संध्या विधि। ठीक है, और जो है इधर दे दिया है सूची 2 में जॉन डीवी, दयानंद सरस्वती, प्लेटो या रूसो। ठीक है, अब हमको सुमेलित करना है मित्रों। ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है क्या चीज? 3 4 1 2। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है दोनों सूची, देखिए सूची 1 है आपका इधर, कृपया ध्यान पूर्वक देखेंगे आप लोग। देखिए सूची 1 है आपका ये, और ये सूची आपका 2 है। ठीक है, ध्यान देंगे। कहा जा रहा है पहला ऑप्शन में 3 4 1 2, दूसरे ऑप्शन में 4 3 1 2, और जो है तीसरे ऑप्शन में 2 1 4 3, और चौथे ऑप्शन में 1 2 3 4। तो आपको बताना है सबसे बढ़िया जो है सुमेलित कौन है, यही ना? तो अगर बात किया जाए किसका, रिपब्लिक का, तो रिपब्लिक क्या है? प्लूटो है। ठीक है ना, यानी कि प्लूटो यूनान ग्रीक का है, और एमिल एंड एजुकेशन कहाँ का है? सोसाइटी, बताइए बताइए आप लोग। रूसो का है, यानी कि फ्रांस का। ठीक है ना, द स्कूल एंड सोसाइटी ये कहाँ का है? जॉन डीवी का है, जो अमेरिका का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संध्या विधि किसका हो जाएगा? दयानंद सरस्वती का, जो कि भारत का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? रिपब्लिक हम आपको कहाँ बताए थे, बताइए? यूनान ग्रीक का। ठीक है, प्लूटो का है। तो मित्रों 3 का 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लूटो का है। ये कहाँ का है? यूनान ग्रीक का है। इसके बाद में एमिल एंड एजुकेशन, इसका किसका है? तो ये रूसो का है। ठीक है ना, रूसो कहाँ का था? फ्रांस का। और द स्कूल एंड सोसाइटी किसका है? जॉन डीवी का, अमेरिका। और संध्या विधि आपका दयानंद सरस्वती, जो कि भारत का है। तो देख लिया जाए, 1 का 3 है तो इसमें भी 3 है। चलिए, तो फर्स्ट में इधर 3 नहीं है, ये नहीं हो जाएगा, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर साथी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 3 4 1 2। ठीक है, मिला भी दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? जरा आप लोग बताइए। आप लोग शिक्षक अगर बन जाते हैं, विद्यालय में चले जाते हैं, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन है मित्र कि अगर आप विद्यालय में कोई भी बच्चा हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, ऑप्शन नंबर 2 में प्रधानाचार्य को बताएंगे, या ऑप्शन नंबर 3 में उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या करेंगे बताइए? आप लोग फ्यूचर के टीचर बनने जा रहे हैं, तो बताइए, भविष्य का आप लोग शिक्षक है महोदय, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या करेंगे बच्चों के साथ आप? तो अगर कोई भी बच्चा आपकी कक्षा में हमेशा देर से आता है, विद्यालय में देर से आता है, तो आप बच्चे से बातचीत करके क्या करेंगे? कारण जानने का प्रयास करेंगे, ताकि वो क्यों लेट से आ रहा है कारण जानेंगे पहले। तो मित्रों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या किस पर जोर दिया गया है? विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है, या विशेष जो है प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है,
या अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई है, या अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही गई है। तो साथियों, मुख्य धारा में जो शिक्षा अधूरी विद्यालय छोड़ करके चला गया है, उसको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए किस पर अधिक बल दिया गया, किसके लिए बात कही गई है? तो मित्रों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताएं। तो मित्रों, मुख्य धारा में जोड़ने हेतु उसके लिए अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 3 तो नहीं होगा मित्रों, सॉरी, अलग से विद्यालय खोलने की बात कभी नहीं कही गई है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, गृह कार्य प्रदान करना, या बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, या बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, या बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जरा आप लोग बताइए। बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, जवाब देना है। देखिए, इस जो ने आपका प्रीवियस क्वेश्चन था तो मित्रों, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। विशेष प्रशिक्षण पर लागू करने पर जोर दिया गया है आरटी की तहत, उसको प्रशिक्षण करके लाया जाए, ठीक है ना, इसमें जोर दिया गया है। तो मित्रों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 ही होगा। इसका बताइए आप लोग 40 का, बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपको निगेटिव सेंस में जवाब देना है। इसका आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताएं। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है, शिक्षण जो है, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण जो अधिगम की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन है, तो बालक है। इसके अंतर्गत बालक जो प्रेरित करने के लिए उनके अनुभवों को क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे, तथा उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया जाता है, क्या है ना। तो इसमें कह रहा है कि अंतर्गत शामिल नहीं है। तो अब जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। गृह कार्य प्रदान करना मित्रों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। समझे, आगे की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2 में वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके, या किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताएं। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि किस प्रकार अपेक्षा की जा सकती है, यहां आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सीबीएसई के द्वारा जो प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रतिमान में जो है बच्चों का समाजीकरण किया जाता है, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सामूहिक कार्य में क्या करें, बताइए, सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। तो इस प्रकार की अपेक्षा की जा सकती है। तो मित्रों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि क्या चीज, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, यानी कि सही है। समुचित का मतलब सही बताना है, जॉन डीवी के अनुसार उचित है, समुचित है, ऐसे से वाक्यों पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पढ़िएगा भी, तो ध्यान रखिएगा। तो मित्रों पहला ऑप्शन है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। या तीसरा ऑप्शन है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में
अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। या चौथा ऑप्शन है, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। तो साथियों, इसका आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें। देखिए, मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का मानना है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि बालक में बेहतर समस्या के प्रति क्या करे, तो सृजनात्मकता, सोच एवं चिंतन का विकास हो। तो मित्रों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 मित्रों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये इसका समर्थन है, इसका विचार है, किसका, तो जॉन डीवी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? आप लोग बताने का काम करें, हमने पढ़ा दिया है मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील स्कीम। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, मैं अभी हाल फिलहाल में पढ़ाया हुआ हूँ इस टॉपिक को, और इस चैप्टर को पूरी जितनी तथ्य है आप जाइए और उसको पढ़िए, सब जो है प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप लोग जा करके पढ़िए। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो मित्रों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताएं। संज्ञानात्मक या मानवीय या व्यवहारवादी या समाज संस्कृति? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताने का काम करें आप लोग, डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन है मित्रों। तो साथियों, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए जो मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की, तो अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन मानवीय रूप में करता है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, या ऑप्शन नंबर 2 में ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उसके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, या ऑप्शन नंबर 3 किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करे, या ऑप्शन नंबर 4 समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताएं, जवाब दीजिए क्या होगा। तो मित्रों, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय यह है कि सभी छात्र क्या, बताइए, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, इसकी बात करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा, फिर उसी से प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं, या ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 3 में अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल की प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, या ऑप्शन नंबर 4 परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो इसका क्या जवाब होगा, जरा आप लोग बताएं। प्रगतिशील शिक्षा किस कथन से संबंधित है, बताइए मित्रों, इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, अगर ऑप्शन को देखा जाए, चारों ऑप्शन को देखा जाए, तो प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, तो इससे संबंधित है। तो साथियों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है साथियों, बनाने का आप लोग काम कीजिए और पूरा देखिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। अगर इस चैप्टर को आप पूरा कर लेते हैं तो इस चैप्टर से कभी भी किसी भी परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न आता था आपका छूटेगा नहीं, गलत नहीं करेंगे आप। चलिए, कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। अब बताना है यहाँ आपको कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि कौन दिया था, उसी से पूछ रहा है कौन किससे संबंधित है। फ्रोबेल दिया था, या जॉन डीवी दिया था, या आर्मस्ट्रांग दिया था, या मैकडूगल दिया था। तो मित्रों, यहाँ इसका आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताएं, बताइए साथियों।
प्रोजेक्ट विधि कौन दिया था? प्रोजेक्ट विधि जॉन डेवी के द्वारा दिया गया था मित्रों। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। किस प्रकार करेगी देखिएगा आप लोग, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहा जा रहा है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। पहला ऑप्शन, अधिगम को सुगम बनाने के लिए, बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, या ऑप्शन नंबर 2, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि वह अपने शिक्षार्थियों से जिस प्रकार अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसे करने के लिए दिशा निर्देश देना, या ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो अध्यापक अध्यापिका क्या करेगी, जरा इसका जवाब दीजिए आप लोग, बताइए साथियों। तो इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थियों अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, यहाँ पे अध्यापिका के द्वारा किया जाना चाहिए। तो मित्रों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, अब यहाँ बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे जो है प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों की मानक मापदंडों का आकलन करना है, या शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों की अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, या ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ते हैं मित्रों, ध्यान देने का आप लोग काम कीजिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, तो बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों को मानक दंडों का आकलन करना है। मित्रों ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि ऐसा नहीं है। दूसरा, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों की अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ये थोड़ा हो सकता है, लेके चलते हैं इसको आगे, ऑप्शन को पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप लोग। तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। तो बल प्रयोग कभी नहीं, तो मित्रों ये भी नहीं होगा आपका। चौथा ऑप्शन है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उसे उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो अगर देखा जाए मित्रों तो समरूप तरीकों से निर्धारित करता है, जब वे पालन करते हैं तो उसे उपयुक्त पुरस्कार देता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा था मित्रों, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों की अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो यहीं पे आपको मिल जा रहा है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा की प्रमुख विशेषता है क्या, स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है मित्रों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। यह आपको बताना है कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। पहला ऑप्शन आमने सामने अंतःक्रिया, दूसरा व्यक्तिगत जवाबदेही, या तीसरा कार्यों पर जोर, और चौथा ऑप्शन शिक्षक केंद्रित। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा, जरा आप लोग जवाब देने का काम करें, बताइए। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, यहां आपको नहीं में जवाब देना है मित्रों। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो बताइए शिक्षक केंद्रित नहीं है मित्रों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना इस परिक्षेत्र में एक शिक्षक की भूमिका है। किस प्रकार की भूमिका है भैया, जरा आप लोग बताइए।
संप्रेषक और व्याख्याता की भूमिका है, या सुगमकर्ता की भूमिका है, या निर्देशक की भूमिका है, या तालमेल बैठाने वाली की भूमिका है? तो साथियों इसका आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा आप लोग सही बताने का काम करेंगे। देखिए, बच्चों में ज्ञान की रचना करने एवं उसका अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, ये तो प्रत्येक बच्चा का होता है, ठीक है। तो इस संदर्भ में शिक्षक की भूमिका एक निर्देशक के रूप में होती है, क्योंकि शिक्षक के निर्देशन में ही बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि निर्देशक की भूमिका होती है। समझे, उसके निर्देश से ही क्या होगा, उसमें सर्वांगीण विकास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है भैया? बच्चों का एक कोने में बैठाना, ऐसा कर देंगे आप, बच्चों को एक कोना में कक्षा में बैठा देंगे, ये कहता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। दूसरा ऑप्शन, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, क्या ऐसा करेंगे? तीसरा ऑप्शन, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, तो क्या शामिल है ये बताना है। 3 गो नकारात्मक है और 1 सकारात्मक है साथियों, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो बच्चों के लिए क्या करेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा यही कहती है कि हस्तपरक गतिविधियां पर बल दीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये शामिल है बाल केंद्रित शिक्षा में हस्तपरक गतिविधियां, और बाकी ये 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, सिर्फ 1 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। बच्चों को आप हस्तपरक गतिविधियां पर बल देने का काम करेंगे अगर आप शिक्षक बनिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि प्रगतिवादी शिक्षा वहीं प्रगतिशील शिक्षा, चलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अनुबंध और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत है, या इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो साथियों क्या होगा आंसर, जरा आप लोग बताइए। तो साथियों प्रगतिवादी शिक्षा की अगर बात किया जाए तो आधुनिक शिक्षा की विशेषता है, समझे, कि उसके अंतर्गत समस्याओं के समाधान एवं आलोचनात्मक चिंतन, किसी भी विषय के सकारात्मक नकारात्मक पक्षों के बारे में सोचने पर अधिक बल देती है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है प्रगतिवादी शिक्षा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा साथियों। कहा जा रहा है कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है, किस ओर इशारा करता है? अगर आप सिखाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको सीखना होगा। तो ये इशारा किस ओर इंडिकेट करता है, किस ओर जो इशारा करता है बताना है आपको यहाँ पे। अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, या बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, या मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, या परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर, किस ओर इशारा करता है भाई बताइए। तो साथियों अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, ये बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है मित्रों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आप लोग भी जवाब देने का काम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिड डे मील स्कीम से है। कहा जा रहा है कि मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों की एक साथ पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, ठीक है। अगर आप शिक्षक है विद्यालय में तो कहा जा रहा है कि मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे, यानी कि आप उसको अलग बैठाने के लिए सहमत हो जाएंगे, या आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे, या आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, या आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसका जवाब देने का आप लोग काम कीजिए।
बताइए इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। जरूर आपका काम है, सहमति कर लीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बनाइएगा भी आप लोग जवाब दीजिए, जवाब नहीं दे रहे हैं बहुत साथी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? पहला ऑप्शन, यहां आपको जवाब देना है कि कौन सा जो है स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। 4 गो स्थिति है, उसमें से एक ऐसा स्थिति बताना है कि बाल केंद्रित को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी उसे याद करने को शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने को कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तीसरा ऑप्शन, एक कक्षा में जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। चौथा ऑप्शन, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताइए। कौन सा स्थिति जो है बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है? जवाब देने का काम कीजिए आप लोग। तो साथियों अगर चारों स्थितियों को देखा जाए, इन चारों स्थितियों को अगर पढ़ा जाए, तो स्थिति नंबर 3 पर हम गौर करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, यही प्रदर्शित कर रही है किसको? बाल केंद्रित शिक्षा को। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बताना है। पहला, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। या तीसरा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। या चौथा, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है, यहां आपको बताना है साथियों। प्यारे मित्रों इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ यह है, शिक्षा शास्त्र का यह अर्थ है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व दिया जाए। तो मित्रों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी एक्ट 2009, साथियों अगर आरटी एक्ट जारी करने वाला भारत आपका 135वां देश बन चुका है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसका रफली कार्य 2005 में हुआ था। ठीक है, और एक कैबिनेट में 2 जुलाई 2009 को पास हुआ था और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पास हो रहा है और लोकसभा में कब हो रहा है? 4 अगस्त 2009 को पास होता है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 26 अगस्त 2009 को इसके ऊपर साइन किया जा रहा है। और बताइए ये पूर्णतः लागू 1 अप्रैल 2010 को होता है और इसमें 7 अध्याय है और 38 खंड है। इतना बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वहीं कहा जा रहा है कि आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। किस प्रकार पढ़ाना चाहिए भाई? खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, या ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। या ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। या ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताएं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार? बताइए, जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो साथियों आरटी एक्ट जो 2009 इस पर बल देता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समान बच्चों के साथ पढ़े जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग बनाइए, जवाब देने का काम कीजिए। चलिए, कहा जा रहा है कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है।
क्या आस है यहाँ पे बताना है आपको कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, या दूसरा ऑप्शन परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां है, या उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षा मुख्य कर्ता यानी कि पात्र होता है, या चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का क्या अर्थ है? अगर आप पढ़े हैं तो जवाब दीजिए, बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों बताइए। तो क्या करेंगे आप? वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का यही आस है मित्रों। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष क्या होना चाहिए? सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, या ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है, और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में यह अभिप्राय है कि लोकतांत्रिक होता है, कक्षा कक्ष क्या होता है? लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, जो आपके स्क्रीन पे है, कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो कैसा होना चाहिए भाई? नियामक है, दूसरा ऑप्शन समावेशन को हतोत्साहित करता है, या तीसरा ऑप्शन आवृत्ति को बढ़ावा देता है, या चौथा ऑप्शन खोज को प्रोत्साहन देता है। तो क्या करता है शिक्षक भाई? बताने का आप लोग काम करेंगे, जल्दी बताइए साथियों, लेट मत कीजिए। आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो जब शिक्षक से क्वेश्चन पूछा जाए तो बताने का काम कीजिए, ये आप ही से सबसे क्वेश्चन है। तो किसी भी प्रगतिशील कक्षा की अगर बात किया जाए व्यवस्था में, तो शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह बालकों के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करे जो खोज को प्रोत्साहन देने वाला हो, अर्थात बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। तो मित्रों, हम तो आपको हिंट्स दे दिए, तभी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोज को प्रोत्साहन देता है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। हम बगल में भी लिख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आप लोग भी लिखते चलिए कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या जवाब होगा, क्वेश्चन और आंसर का जवाब लिखते चलिए ताकि पता चलेगा आपका कितना सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। पहला ऑप्शन विषय केंद्रित शिक्षा, दूसरा ऑप्शन शिक्षक केंद्रित शिक्षा, या तीसरा ऑप्शन क्रिया केंद्रित शिक्षा, या चौथा ऑप्शन बाल केंद्रित शिक्षा। तो मित्रों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरा आप लोग बताइए। मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बताना है, छोटा नहीं बताना है। तो साथियों, इसका आंसर जवाब दीजिए। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का है मित्रों। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी बनाने का काम कीजिए मित्रों, देख रहे हैं तो बनाइए, जवाब दीजिए। चलिए, कहा जा रहा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी वस्तु सबसे अच्छी है? अगर आप नर्सरी कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं तो यहाँ आप लोग बताने का काम कीजिएगा कि सबसे जो है शुरुआत करने के लिए कौन वस्तु सबसे अच्छी है। मेरे प्रिय मित्र, या मेरा पड़ोस, या मेरा परिवार, या मेरा विद्यालय, बताने का काम कीजिए आप लोग। तो नर्सरी शिक्षा प्रणाली यानी कि मॉन्टेसरी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी साथियों? तो आपका इटालियन शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा की गई। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि परिवार की प्रथम पाठशाला होती है बालकों की, ठीक है। अतः नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए
उपयुक्त विषय वस्तु क्या होना चाहिए? तो मेरा परिवार होना चाहिए साथियों। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इसका शुरुआत सबसे पहले मारिया मोंटेसरी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। इटालियन जो है शिक्षाविदी थी मारिया मोंटेसरी। आज का मित्रों लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जवाब देने का काम कीजिएगा। कहा जा रहा है कि बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू हुआ। तो साथियों ये कब लागू हुआ जरा आप लोग बताइए। तो मैं आपको थोड़ा जानकारी एक बार फिर दे देता हूं, ठीक है। भारत ऐसा लागू करने वाला आपका 135वां देश बन चुका है, ठीक है। और इसका रफली कार्य जो है 2005 में हुआ, और जो है कैबिनेट में पास 2 जुलाई 2009 को हुआ, राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को हुआ, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पास हुआ, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 26 अगस्त 2009 को पास हो रहा है। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। और इसमें 7 चैप्टर आते हैं, यानी कि 7 अध्याय आते हैं, और ब्लॉक जो है यानी कि खंड 38 आते हैं। और ये लागू पूरे देश में कब हो रहा है, जरा इसका जवाब देने का आप लोग काम कीजिएगा मित्रों। तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू पूरे देश में हो जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब आपको साथियों बताना है कि आपका कितना सही हुआ। जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हमारे घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मैं मास्टरमाइंड चैनल के माध्यम से आप लोगों से एक बार फिर मैं दोनों हाथ जोड़ करके विनती गुजारिश करता हूं कि आप लोग अभी अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकले, और बार बार अपनी हाथों को साबुन से धोते रहें। इस वीडियो को आप अपने सारे ग्रुप में, सारे सोशल मीडिया पे, सारे दोस्तों में जरूर शेयर करें मित्रों, ताकि वे भी आपके मित्र देख सके और बेहतर स्कोर पा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।